हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए MPTET 2022 शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के विषय पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञान, ओजोन, जीवाश्म ईंधन, आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हमने 4 ऑप्शन के रूप में बताएं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसका उत्तर आपको बताएं, जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथियों, आपको हमारी तरफ से सभी जो शिक्षक साथी बनने जा रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आप पेपर अच्छे से कीजिए और हमारे साथ शिक्षक साथी बनने का प्रयास कीजिए। चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। हम आज आपके लेके आए हैं MPTET 2022 शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 विषय पर्यावरण। इसके अंतर्गत जो अंतरिक्ष विज्ञान है, प्रौद्योगिकी, जो प्रश्न अभी आपके जो 2 दिन पेपर हुए हैं उनमें पूछा गया है। ओजोन संबंधित प्रश्न पूछे हैं, जीवाश्म ईंधन से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे हैं और अन्य प्रश्न भी हमने यहाँ दिए हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, चलिए साथियों हम चलते हैं। प्रश्न क्या है हमारे, हमने पहला प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण की परिभाषा है। तो आप सभी पर्यावरण की परिभाषा जानते हैं, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी नंबर है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी नंबर चीज़ें जो हमको घेरती हैं और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चीज़ें जो हम सबको घेरती हैं। आप जानते हैं पर्यावरण की परिभाषा क्या है, जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पे बस आपको उसने थोड़ा घुमा के दिया चीज़ें। तो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं हमको घेरती हैं, तो जो चीज़ें हमको घेरती हैं वो क्या कहलाती, पर्यावरण कहलाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ए नंबर जूल द्वारा, बी नंबर डेसिबल द्वारा, सी नंबर न्यूटन द्वारा और डी नंबर नैनो इकाई द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी नंबर डेसिबल। क्या है इसका सही आंसर, बी नंबर डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय स्थल है, जो हमारा भारत देश है उसका हृदय स्थल कौन है, मध्य प्रदेश। उसमें कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, भोपाल। ए नंबर भोपाल, बी नंबर उज्जैन, सी नंबर इंदौर, डी नंबर ग्वालियर। इसका सही आंसर आ जाएगा, यहाँ हमने नीचे आंसर लिखे भी बताए हैं। इसका सही आंसर आएगा ए नंबर भोपाल। तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, तो भोपाल कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है, भोपाल। अब भोपाल क्यों कहलाता है उसके देखते हैं हम। देखो, भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों और खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। अब इसे झीलों का शहर क्यों कहते हैं, इसमें लोअर लेक और अपर लेक, कौन सी, लोअर लेक और अपर लेक जैसी 2 सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, किन 2 सुंदर झीलों के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। तो उसका आंसर बन जाएगा लोअर लेक और अपर लेक। 2 सुंदर झीलों के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। आपको इसका ए नंबर दिया है प्राथमिक उत्पादक में, बी नंबर दिया है प्राथमिक उपभोक्ता में, सी नंबर दिया है द्वितीयक उपभोक्ता में और डी नंबर दिया है अपघटनकर्ता में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर
इसका सही आंसर आएगा बी नंबर, प्राथमिक उपभोक्ता। इसका सही आंसर क्या आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, बी नंबर का आ जाएगा इसका। इसमें चाहें तो आप ऐसा हम टिक मार्क करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या आएगा? बी नंबर। बी नंबर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्यों कहा गया खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को? उसका कारण है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हरे पौधे क्या होते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो किसकी? क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ पे हम द्वितीयक उपभोक्ता बताएं तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन कहलाएंगे? मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता कौन कहलाएंगे? मांसाहारी। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थ कहलाएंगे। जो अपघटनकर्ता, देखो द्वितीय उपभोक्ता कौन हो गए? मांसाहारी। और अपघटनकर्ता कौन हो गए? जो सड़े गले पदार्थ से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे मृतोपजीवी कवक और जीवाणु। तो ये हो गए। उत्पादक कौन हो गए? यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। हमने क्वेश्चन बनाया था खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो उसका तो सही आंसर बी नंबर हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन यहाँ पे आप प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? मांसाहारी होते हैं। और अपघटनकर्ता कौन होते हैं? सड़े गले पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या होते हैं? अपघटनकर्ता होते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हुआ। हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जिराफ क्या है? जिराफ नामक जंतु किस प्रकार के आवास में निवास करते हैं? इसका ए नंबर है वनी आवास में, बी नंबर घास भूमि आवास में, सी नंबर मनुस्थलीय आवास में और डी नंबर ध्रुवीय आवास में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा? बी नंबर घास भूमि आवास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घास भूमि आवास। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जिराफ नामक जंतु किस प्रकार के आवास में निवास करते हैं? तो उत्तर आएगा घास भूमि आवास में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ए नंबर मानव, बी नंबर वायुमंडल, सी नंबर जलमंडल और डी नंबर है सौरमंडल। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन आएगा सौरमंडल। मानव भी पर्यावरण अध्ययन का घटक है, वायुमंडल भी है और जल, लेकिन सौरमंडल जो है इसका घटक नहीं। तो इसका सही आंसर डी नंबर क्या आ जाएगा? सौरमंडल। नेक्स्ट चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? प्रश्न है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए नंबर है ताप्ती, बी नंबर है सुवर्ण रेखा, सी नंबर है नर्मदा और डी नंबर है सिंधु। तो इसका सही आंसर हमने जो है यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बाकी 3 नदियाँ बची कौन कौन सी? ताप्ती, नर्मदा और सिंधु। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश से निकली हैं। और कहाँ जा गिरती हैं? अरब सागर में। ये नर्मदा नदी अनूपपुर ज़िले से निकली है और ताप्ती नदी बैतूल ज़िले के मुल्ताई नामक स्थान से निकली ही है। अब देखिए यहाँ पे सिंधु नदी है, तो सिंधु ये नदी भी किस में जा गिरती है? अरब सागर में। ये स्वर्ण रेखा जो नदी है स्वर्ण रेखा, ये जो नदी है कहाँ जा गिरती है?
बंगाल की खाड़ी में, जो प्रश्न पूछा है उसके आधार पे। अब देखिए, जो स्वर्ण रेखा है या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती, यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नंगड़ी गांव में रानी जुआ नामक स्थान से निकली है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर इसके बाद जो 3 नदियां जो दी थी, ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। प्रश्न नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ए नंबर है 16 दिसंबर, बी नंबर 7 दिसंबर, सी नंबर 30 मार्च और डी नंबर 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हमने यहाँ पे लिख के बताया है। इसका सही आंसर आएगा 16 दिसंबर को। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन, देखिए यहाँ पे ओजोन दिवस 16 दिसंबर को ओजोन परत के संरक्षण यानी ओजोन परत की रक्षा के लिए जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर आ वर्ल्ड यूनाइटेड। तो इसका सही आंसर 16 दिसंबर हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, अभी हमने आपको बता दी थे शाकाहारी कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हमने बी लिख दिए, बी नंबर नहीं, इसका ए नंबर आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ए नंबर आएगा। तो देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ए नंबर प्राथमिक उत्पादक, अपघटककर्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, डी नंबर आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है, आपको सभी को मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ए नंबर हाथी, बी नंबर शेर, सी नंबर बाघ, डी नंबर मोर। तो इसका सही आंसर है सी नंबर बाघ। इसका सही आंसर क्या आएगा, सी नंबर बाघ। इसके पहले शेर को राष्ट्रीय पशु माना जाता था, लेकिन जो बाघ है ये बहुत तेज़ दौड़ता है, इसलिए इसे बाद में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। नंबर ए सभी जीव, बी नंबर भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी। इसका सही आंसर आएगा डी नंबर का, ये सभी। देखो, प्राकृतिक पर्यावरण में सभी जीव होते हैं, भू आकृतिक कारक भी होते हैं और जलवायु कारक भी होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी। नेक्स्ट, इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पेड़ पौधे जीव जंतु। तो पेड़ पौधे बिल्कुल सही है, और जीव जंतु पर्यावरण में आते हैं, ये भी सही है। रिश्ते नाते संस्कृति, बिल्कुल पर्यावरण में रिश्ते नाते और संस्कृति भी आती है, ये भी सही है। और सी नंबर मकान, सड़कें, पूजा स्थल। तो पर्यावरण के अंतर्गत मकान भी आते हैं, सड़कें भी आती हैं और पूजा स्थल भी आते हैं। तो ये तीनों सही हैं, इसमें तीनों आंसर सही है। ए नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, सी नंबर भी सही है, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका डी नंबर का आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। इस प्रकार आपका 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे
समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। साथियों, यदि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 13 क्या है? प्रश्न क्रमांक 13 है ध्रुवीय आवास। ध्रुवीय आवास में निम्न में से कौन सा प्राणी निवास करता है? ध्रुवीय आवास में निम्न में से कौन सा प्राणी निवास करता है? तो इसका ए नंबर है रेंडियर, कंगारू, ऑक्टोपस और डी नंबर गाय। ए नंबर दिया है रेंडियर, बी नंबर दिया कंगारू, सी नंबर दिया ऑक्टोपस और डी नंबर दिया है गाय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर रेंडियर। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? बिहार राज्य, बिहार मध्य प्रदेश, हमारे भारत का एक राज्य है बिहार। इस राज्य में कक्षा 5 यानी कक्षा 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर एकीकृत, बी नंबर उप विषय, सी नंबर समन्वित और डी नंबर वैकल्पिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर एकीकृत। जो बिहार राज्य है वहाँ का जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है उसको कैसा विषय माना गया है? एकीकृत विषय माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दिया है, क्या दिया है? प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ए नंबर दिया मनी प्लांट, बी नंबर में सिनकोना प्लांट, सी नंबर में यूकेलिप्टस प्लांट और डी नंबर में दिया है अकोनाइट प्लांट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सिनकोना प्लांट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में दिया है, क्या दिया है? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 16 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया रासायनिक चक्र, दूसरा बी नंबर दिया है जैव भू रासायनिक चक्र और सी नंबर दिया है भूगर्भी चक्र और डी नंबर दिया है भू रासायनिक चक्र। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का। बी नंबर क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। अब देखिए, इसमें प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करते हैं। क्या होता है? प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से चक्र के रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट जाते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रभाव तथा यह चक्र जीवमंडल में क्या क्या आ जाता है? वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र कौन से चक्र आ जाएंगे? नाइट्रोजन चक्र आ जाएंगे, फास्फोरस चक्र आ जाएंगे। तो देखिए, ये पारिस्थितिक तंत्र की जो चक्रीय प्रक्रिया बताए, चक्रीय रूप क्या है? प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः किस में लौट जाते हैं? प्रकृति में लौट जाते हैं। इस प्रक्रिया में को खनिज प्रभाव तथा यह चक्र जीवमंडल में होते हैं। किस में होते हैं? खनिज प्रभाव तथा यह चक्र जीवमंडल में होता है। अब जीवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जीवमंडल में वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल आते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र आदि। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, क्या है? देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से
निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यहाँ पे 4 ईंधनों के नाम दिए A, B, C और D में। इसमें आपको ऐसे ईंधन का नाम बताना है जो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, न्यूनतम, बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। नंबर A दिया डीजल, B नंबर दिया पेट्रोल, C नंबर दिया हाइड्रोजन और D नंबर दिया है कोयला। तो हमने इसका सही आंसर है इसका हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ईंधन सबसे कम न्यूनतम क्यों होता है, उसका कारण यह है कि जो जितने भी यहाँ ईंधन दिए हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल, कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। हल्की होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 के बाद 18 आएगा हमारा। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। इस प्रश्न का आंसर सभी को मालूम है। देखो क्या है, हमारा देश भारत में मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में, जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य भारत का हृदय स्थल, उसके जो राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में सभी को मालूम होगा 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपको यहाँ तो हमने आपको ये पूछे हैं कि भोपाल गैस त्रासदी हुई तो उस गैस का नाम पूछे थे, लेकिन इससे आपके 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे क्या, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। कहाँ पे? भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के लिए भी शिकार हुए, जिसका असर आज भी भोपाल में है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न था निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसका सही आंसर आएगा, उसका सही आंसर क्या होगा? मिथाइल, डी नंबर, मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस का रिसाव हुआ था। अब यहाँ पे रहेगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इस अध्याय से इस प्रश्न से और प्रश्न बन सकते हैं। मैंने जो आपको बताया, क्या पूछ सकता है आपको कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर सन 1984 में। और कौन सी कंपनी का नाम पूछ सकता है, तो वह कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो लगभग, ये तो अंदाज़ा लगाया गया है कि 15,000, उससे अधिक लोगों की भी जान गई होगी और आज भी वहाँ पे इसका असर है। तो हमारा जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। ये आपकी प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 19 कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय
अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? ए नंबर सन 1962 में, बी नंबर सन 1969 में, सी नंबर सन 1972 में और डी नंबर है सन 1963 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सन 1962, ए नंबर सन 1962 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहते हैं, की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। तो यहाँ हमारा प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1962 में। और 1969 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कहते हैं इसरो की स्थापना की गई। उसके बाद यहाँ पे हमने सन 1972 में लिखे हैं। तो 1972 में क्या हुआ था? 1972 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया। उसके बाद अगला हमने दिए थे 1963। तो 1963 में क्या हुआ? वस्तु भारती अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुपुरम स्थित सेंट मेरी मैकडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई। तो हमारा यहाँ प्रश्न था, पहला प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर सही आ गया सन 1962 में। लेकिन बी नंबर दिए हमने सन 1969। सन 1969 में क्या हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी। फिर सन 1972 में क्या हुआ था? यहाँ से आप ये एक प्रश्न तो हमने लिख के दिए, लेकिन और 3 प्रश्न इससे बना के बता रहे हैं। सन 1972 में क्या हुआ था? सन 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। और सन 1963 में क्या हुआ? तो 1963 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई नवंबर 1963 में, जो कहाँ? तिरुपुरम स्थित सेंट मेरी मैकडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास को थुम्बा भूमध्य रेखी रॉकेट प्रेक्षण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न के चारों जो सन दिए थे उनके का और बता दिया ऑप्शन क्या क्या होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। ये प्रश्न अभी जो एग्ज़ाम हुए 5 तारीख 6 तारीख में, इससे प्रौद्योगिकी विज्ञान से बहुत प्रश्न पूछे हैं। यदि साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 क्या है? भारत सरकार द्वारा, प्रश्न क्रमांक 20 क्या है? भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2008 को किस अभियान को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई? प्रश्न है भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2008 को किस अभियान को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा? चंद्रयान 2। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। किसको दी? भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर 2008 को चंद्रयान 2 या चंद्रयान 2 को अभियान को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। देखिए, भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2008 को चंद्रयान 2 अभियान को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह अभियान 2011-12 में संपन्न हुआ। इस अभियान हेतु इसरो तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी गलावकास्मास के बीच समझौता हुआ। इस अभियान के अंतर्गत चंद्रमा की सतह का अध्ययन होगा।
इस अभियान के अंतर्गत चंद्रमा की सतह का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, जिससे रासायनिक तत्वों की सही स्थिति को ज्ञात किया जा सकेगा। ब्यालालू स्थित एंटीना चंद्रयान सेकंड को कमांड एवं उसकी स्थिति का पता लगाने में सहायता करेगा। इसरो की योजना वर्ष 2015 तक चंद्रमा पर मानव अभियान भेजने की है। एक और नोट आपको बताते हैं, इसरो की योजना वर्ष 2015 तक चंद्रमा पर मानव अभियान भेजने की योजना थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? सभी को आंसर मालूम है। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान या व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न देखिए, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है या किसके पास रहता है? तो ये इसका अभी वर्तमान में है पूछा है, तो अभी इसका ए नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, राजनाथ सिंह यानी कि डिफेंस मिनिस्टर के पास, सी नंबर अमित शाह यानी होम मिनिस्टर के पास, और डी नंबर निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के पास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके पास अभी वर्तमान में है किसका? अंतरिक्ष मंत्रालय, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उन्हीं के पास रहेगा, जो भी प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनके पास भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए नंबर बेंगलुरु कर्नाटक, बी नंबर अहमदाबाद गुजरात, सी नंबर चांदीपुरम उड़ीसा, डी नंबर तिरुपुरम केरल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या है? बेंगलोर कर्नाटक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर दिया 59%, बी नंबर दिया 50%, सी नंबर 70%, डी नंबर 85%। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 59%। पृथ्वी की सतह से, जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह से चांद का 59% भाग दिखाई देता है। इसका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 हो गया है यहाँ पे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित मंडल है। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित मंडल है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर है क्षोभ मंडल, बी नंबर आयन मंडल, सी नंबर समताप मंडल, डी नंबर बहिर्मंडल। इसका सही आंसर आ जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित मंडल है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? प्रश्न को पढ़िए। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है PSLV-C2, GSLV-M13, PSLV-C11 और डी नंबर है GSLV-MK3। तो इसका सही आंसर है डी नंबर। क्या है? GSLV Mark 3 या GSLV-MK3। इसका डी नंबर का आंसर सही है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, चंद्रयान मिशन 2 को भारत की कौन सी संस्था लॉन्च कर रही है?
इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए? पहला ऑप्शन दिया इसरो। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर बी नंबर DRDO। DRDO का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। उसके बाद सी नंबर है नासा, NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और डी नंबर है ए और बी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, इसरो। इसरो क्या कर रहा है? चंद्रयान मिशन 2 को भारत की, देखो प्रश्न था हमारा, चंद्रयान मिशन 2 को भारत की इसरो संस्था लॉन्च कर रही है। कौन सी संस्था लॉन्च कर रही है चंद्रयान मिशन 2 को? इसरो संस्था। और इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 है। यदि साथियों आपको हमारा यह वीडियो या हमारे द्वारा समझाए गए या बताए गए प्रश्न इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल का नाम क्या है? आइडियल देव क्लासेस। अपने यूट्यूब में सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बटन जो घंटी जैसे होती है उसे दबा दीजिए, उसको ऑल कर दीजिए। तो हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाएंगे वह आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आते जाएंगे। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, क्या कह रहा है देखिए। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित मीन्स लॉन्च किया गया? जो चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित या लॉन्च किया गया? इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SDSC। बी नंबर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC। सी नंबर है इसरो सैटेलाइट सेंटर, ISAC। और डी नंबर दिया यहाँ पे, क्या दिया है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा सेंटर, ISSDC। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपको ऐसा भी पूछ सकता है या शॉर्ट फॉर्म में SDSC। तो ये भी आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखना है कि SDSC भी दे सकता है या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 28 समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 29, भोर का तारा किसे कहा जाता है? साथियों आपको इसका आंसर बिल्कुल मालूम होगा क्योंकि ये सौरमंडल से संबंधित है और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। और ये जो ग्रह है किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा भोर का तारा किसे कहा गया? तो उसका सही आंसर आ जाएगा आपका शुक्र। शुक्र को क्या कहा गया है? भोर का तारा। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सूर्य के निकटतम का ग्रह है। तो सही आंसर क्या आएगा? भोर का तारा किसे कहा गया है? शुक्र को। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30, चंद्रयान 2 को चंद्रमा में कहाँ पर उतरना है? चंद्रयान 2 जो था उसे चंद्रमा में कहाँ पर उतरना है? उसके 4 ऑप्शन देखिए। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, मध्य भाग, अग्रभाग। ये 4 ऑप्शन दिए। अब 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर, दक्षिणी ध्रुव। क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? चंद्रयान 2 को चंद्रमा में कहाँ पर उतरना है? तो चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पे उतरना है। किसको? चंद्रयान 2 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 31, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अभी जो हमारा समय चल रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, इसमें इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछा है। इसका ए नंबर दिया है के शिवन, जी माधवन नायर, के राधाकृष्णन,
और डी दिया है डॉक्टर एस सोमनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर एस सोमनाथ। जो डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं इसरो के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। ये भी अभी वर्तमान का ही प्रश्न है। क्या कह रहा है, युवा वैज्ञानिक संदीप चौहान किस शहर से संबंधित है। जो युवा वैज्ञानिक संदीप चौहान है किस शहर से संबंधित है, तो इसका जिन्होंने चंद्रयान के बेस पर काम किया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा रामपुर के। कहाँ के रहने वाले हैं, रामपुर के। कौन, युवा वैज्ञानिक संदीप चौहान। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा। बुध तो होगा नहीं, बुध क्या है, सूर्य के निकटतम ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा, शुक्र क्या है, भोर का तारा है। तो इसका सही आंसर आएगा मंगल। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, तो रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का, सूर्य का समीप ग्रह कौन सा है, या सूर्य का समीप का ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा, वरुण तो नहीं है, प्लेटो भी नहीं है, मंगल भी नहीं है। इसका सही आंसर आ जाएगा बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। प्रश्न क्या है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, नंबर ए मंगल, नंबर बी शनि, नंबर डी बृहस्पति, नंबर डी यूरेनस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का शनि। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर का, प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग, इंसान या पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे। तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अपोलो 11। किससे उतरे थे, अपोलो 11। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 31, चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, क्या होगा, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है क्या, ए नंबर दिया है 22 जुलाई 2019, बी नंबर दिया है 20 जुलाई 2019, सी नंबर दिया है 17 जुलाई 2019, डी नंबर दिया है 18 जुलाई 2019। 17, 18, 20 और 22। तो यहाँ तो तीनों 19 दिया है, यहाँ पे भी 2019 है, यहाँ पे भी 2019 है, यहाँ पे भी 2019 है, और यहाँ पे भी। सन तो सेम है, जुलाई माह भी सेम है, बस यानी कि इसमें जो तारीख है वो बदली हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है किस तारीख में, 22 जुलाई 2019। किस में, 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान मिशन 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, नंबर ए वायु, नंबर बी तालाब, नंबर सी जल, नंबर डी मृदा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, देखो ए नंबर वायु नहीं है, वायु नहीं है। बी नंबर तालाब, इसका सही आंसर होगा बी नंबर तालाब आएगा। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। जल भी नहीं है, मृदा भी नहीं है, और वायु भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तालाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। अब प्रश्न नंबर 39 में देखते हैं हम क्या दिया है, भूमंडलीय तापन क्या दिया है। इसमें प्रश्न नंबर 39, भूमंडलीय तापन
का कारण है। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। ए नंबर दिया है हिम नदों में वृद्धि, बी नंबर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी नंबर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और डी नंबर दिया है वनों में वृद्धि। प्रश्न क्या था, भूमंडलीय तापन का कारण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। देखिए क्या होता है भूमंडलीय तापन, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन है। आपको ये भी क्वेश्चन कर सकता है भूमंडलीय तापन ना कह के इसे ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो भूमंडलीय तापन या तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन, जो विनाशक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई। धरती पर घटते पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़ आना, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जा रहा है। किसके कारण, ये भूमंडलीय तापन के कारण। और भूमंडलीय तापन क्यों हो रहा है, उसके कारण जो क्या कर रहे हैं हम, मुख्य जो जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का क्या कर रहे हैं, अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। इनके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है और भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। प्रश्न क्या है 40 नंबर का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर दिया है 1942, बी नंबर दिया 1946, सी नंबर दिया 1992 और डी नंबर दिया है 1996। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1946। 1946 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष पारित हुआ। क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। ध्यान से सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर, किससे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ उससे प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, वह पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। इस अधिनियम में 26 धाराएं, इस अधिनियम में 1986 अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 26 धाराएं, जिन्हें 8 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 40 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 41 है ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर सी नंबर है, ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से है।
ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास की रिहायशी इलाकों में 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। गंगा नदी है जो कहाँ से निकली है? हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकली है, और इस नदी को में एक्शन प्लान लाया गया। लाने का उद्देश्य क्या था? तो उसका सिंपल उद्देश्य था कि जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए सन 1985 में ईस्वी में स्वर्गीय राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे द्वारा गंगा कार्य योजना GAP का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया, लेकिन 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या है? प्रश्न नंबर 43 है गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? प्रश्न को समझिए क्या है। जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है, निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? निम्न कौन? जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है हाथी, दूसरा नंबर बी नंबर सांप, सी नंबर गेंडा, उसके बाद डी नंबर दिया है शेर। और इसका सही आंसर आएगा डी नंबर शेर। जो गिर वन्य जीव अभयारण्य यानी कि शेर वन्य जीव का संरक्षण, जो शेर नाम के वन्य जीव है उसके संरक्षण के लिए बनाया गया। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में है। ये जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वो भारत के किस राज्य में है? गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है गिर वन्य जीव अभयारण्य कितने किलोमीटर में फैला है या कितने क्षेत्र में फैला है? तो इसका सही आंसर होगा 1424 या 1424 वर्ग किलोमीटर में। और गिर वन्य अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। तो ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण, जो जंगली शेर होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। जो हमारा प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यहाँ पे है शेर। इसके अतिरिक्त इस वन्य अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ मिलती हैं। तब यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियाँ हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य में स्तनधारियों की 30 प्रजातियाँ हैं। सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ पर शेरों को प्राकृतिक आवास से रहते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है उत्तरी अमेरिका। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 44? उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड में टुंड्रा क्षेत्र के निवासी किन घरों में रहते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ट्यूपिक, चिकीज, इजबा और इग्लू। तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, इग्लू। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न फिर से एक बार 44 को रिपीट करते हैं। उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड में टुंड्रा क्षेत्र के निवासी किन घरों में रहते हैं? तो इग्लू के घरों में रहते हैं। ये हमारे जो पर्यावरण की पुस्तक 4वीं 5वीं की पुस्तक में ये आंसर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 45 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो जो राजस्थान के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन, बेकरी, मुर्गी पालन, कृषि। तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, कृषि। इसके बाद प्रश्न नंबर 46 देखिए। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है? मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। जो मधुमक्खी पालन में जो मधुमक्खियों को पालते हैं उसमें प्रयुक्त जो मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं, एपिस मेलिफेरा, बी नंबर एपिस डोरसेटा, सी नंबर एपिस इंडिका और डी नंबर ये सभी। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो इनकी प्रजाति होती हैं, नस्लें होती हैं, ये तीनों पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए। प्रश्न नंबर 47 है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? क्या है प्रश्न? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। जापान, ए नंबर जापान, बी नंबर भारत, सी नंबर ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर क्या दिया है? अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हमने आंसर लिख के बता दिए आपको। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। क्या अब ये ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार क्यों गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में 25 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका कारण है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। दिसंबर का महीना जो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28-29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर का पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 और हम अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो में 50 प्रश्न बनाए हैं और 50 प्रश्नों को हमने छांट के उनके एक एक के आंसर यहाँ पे दिए हैं। अब हमारा अंतिम प्रश्न आ रहा है अभी 48 नंबर, फिर 49 और 50। तो हम पहले 48 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 48 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर है चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये वाला चीन में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ए नंबर कपास, बी नंबर जट्रोफा, सी नंबर गन्ना, डी नंबर आलू। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जट्रोफा। क्या आ जाएगा? बी नंबर जट्रोफा। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में
अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जटोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को झेलने में सक्षम है। आपने ये नाम सुने होंगे जटोफा। जटोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है। कौन? जटोफा, जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से, इस पौधे से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा गया तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जटोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक जो 49 था, उसमें जो बायोडीजल की फसल है उसे जटोफा नाम दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है। ये हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यदि साथियों आपको हमारा यह वीडियो या हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न समझ आए या आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब हम अंतिम प्रश्न जो है 50, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पैरासाइट। पैरासाइट जो है अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाला प्राणी है। कौन? पैरासाइट। इस प्रकार से आपके यहाँ पे जो हमने 50 प्रश्न बनाए थे वो 50 प्रश्नों को यहाँ पे लिखे और समझा के बताए। इसी प्रकार हम और आने वाले वीडियो में हट के जो आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वह बताएंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है साथियों।